जोहार दोस्तों, आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक को डील करने वाले हैं जो बिल्कुल नया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबका सरई पाठशाला में स्वागत है और उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग जेपीएससी मेंस की तैयारी बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ और बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह हम लोग का जो है आंसर राइटिंग का सेशन जो आपका PYQ वाला प्रीवियस क्वेश्चन का जो आंसर राइटिंग का सेशन चल रहा था, उसमें हम लोगों ने पेपर 3 को यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग जो है 6 जेपीएससी का पेपर 4 जो कि आपका PA और पॉलिटी का होता है, यानी भारत संविधान और राजनीति और लोक प्रशासन और सुशासन, ये जो आपका जो है सेशन इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्टिव इसका देख लिए थे, 20 का 20 क्वेश्चन पूरा इसका एनालिसिस हो चुका है। आप लोग यदि नए हैं तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और जो है आंसर राइटिंग का सेशन में दोस्तों जो आपका पॉलिटी हम लोग स्टार्ट किए थे, इसमें आप देख रहे होंगे कि भारत में मूल अधिकार को अधिक बल दिया जाता है जबकि मूल कर्तव्य को कम। इसका जो है आप अपने उत्तर जो है तर्क में दीजिए। इसका हम लोग कर चुके थे दोस्तों। दूसरा है कि उदारीकरण के बाद प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य का परीक्षण कीजिए, ये भी हम लोग देख चुके थे। और आज का जो टॉपिक है ना, 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यक्रम में जीवन को अनुप्रेरित कर दिया है, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अब ये आपका क्वेश्चन होगा 73 और 74 अमेंडमेंट। आज का जो सेशन है वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि आपको ये 2 जगह पढ़ना है। कहाँ कहाँ पढ़ना है पहले समझिए। एक तो आपका पॉलिटी, हमेशा सिलेबस आपका लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। अब मेंस का तैयारी कर रहे हैं, आप कितना आ रहा नहीं आ रहा मतलब नहीं, सिलेबस में वो चीज़ कहाँ बोला गया है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए सिलेबस में ना 73 और 74 अमेंडमेंट आप आइएगा। देखिए यहाँ पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आइएगा ना तो आप यहाँ जाइएगा 6 नंबर लेसन में, राज्य सरकार। यहाँ आइएगा, यहाँ मिलेगा ना आपका लेसन नंबर 6 का में आपका D नंबर में पंचायत और नगर पालिका के गठन, शक्ति, कार्य और उत्तरदायित्व 73 और 74 संविधान संशोधन यहाँ दिया है ना, यहीं आपको पढ़ना है। अब देखिए ये पता है आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है। देखिए इकोनॉमिक्स आगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स पेपर 5 में आप आइएगा ना A सेक्शन में, तो A सेक्शन का लेसन नंबर 10 में जाइएगा। ये पूरी पॉलिटी वाला गेम है। देखिए P लिखा भी हुआ है, केंद्र राज्य के बीच वित्त संबंध, वित्त आयोग की भूमिका और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पक्ष के वित्तीय पक्ष, ये आपको पढ़ना है। दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आपको इस तरह स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना होगा कि हम ऐसे पढ़ें कि हमको 2-3 जगह मिलेगा। ऐसा बहुत सारा मिलेगा, जो ज्योग्राफी में है इकोनॉमिक्स में है, जो साइंस में है ज्योग्राफी में है, तो उस सब सेक्शन को पहले कंप्लीट करना है। समझेंगे बात को। तो धीरे धीरे करके आराम से जो करना है सेशन को कंप्लीट करना है। फिर जो है आप लोग को और भी जो प्रॉब्लम होगा हमको कमेंट कीजिएगा, हम जो है आपको बीच उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग का। तो कि ये आपका जो है आंसर राइटिंग का पूरा सेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस जेपीएससी मेंस का है आंसर राइटिंग, दिख रहा होगा आपको। तो इसी कॉपी में आपका जो हम आंसर राइटिंग करवाते हैं दोस्तों। पहला का आंसर राइटिंग हो चुका था, दूसरा भी हम जो है आपको ले चुके हैं PM का शक्ति वाला। इसका पूरा जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग आराम से यूट्यूब में देख सकते हैं। और आज जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले समझ जाइए कि कहाँ कहाँ से लिया गया है। ये पूरा जो है सेशन जो है कहाँ कहाँ से हम कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि थोड़ा बुक भी बता दीजिएगा, कौन कौन बुक हम फॉलो करें। देखिए भाई, आप तो सबको पता होगा कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं PCS लेवल का, तो उनको जो है लक्ष्मीकांत पॉलिटी का पढ़ना तो खैर जरूरी है। और इसको हम बहुत बढ़िया तरीका से पढ़े हैं, देख रहे होंगे जो सिलेबस जेपीएससी का इसको हम यहाँ लिख भी दिए धीरे धीरे करके। आपको हम बताएंगे कैसे नोट्स वगैरह बनाना है। मेरी पूरा किताब को आप देख लीजिएगा तो बढ़िया से पढ़ा गया है। तो ये एक किताब हो गया पहला। दूसरा ना DD बसु का बुक है, जल्दी ये पढ़ते नहीं है कोई, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ने मज़ा आता है तो हम थोड़ा सा 2-3 किताब पढ़ लेते हैं। तो ये DD बसु जी का भारत का संविधान और एक परिचय है, इसको हम कंप्लीट किए थे। फिर ना बहुत अच्छा हमको ये भी किताब लगता है, NCERT बेस्ड है, भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था NCERT का सार, आप देख लोगे महेश कुमार बनवाल जी का है। तो ये भी किताब ना पूरा बढ़िया तरीका से जो है पढ़ा गया था, तो ये भी आपका जो है कंप्लीट किया गया है। उसके बाद में दोस्तों एक किताब और है परीक्षा वाणी का, ये भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसको भी ना हम जो है मतलब कि एग्जाम के टाइम में इसको पूरा, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है। तो इसको भी ना पढ़ने का जो है पूरी पढ़ के ख़त्म किया गया इसको। तो इस तरह करके हम 4 किताब को फॉलो करते हैं। एक तो हो गया परीक्षा वाणी, दूसरा हो गया NCERT जो बेस्ट है आपका बनवाल जी का, अगला हो गया आपका DD बसु जी का किताब जो है, और ये जो हो गया आपका देख पा रहे होंगे आप
लक्ष्मीकांत सर जी का। तो ये 4 किताब, और एनसीईआरटी तो खैर भला प्यार है, वो तो पढ़ना ही पड़ता है, उसमें तो खैर दिमाग लगाना ही नहीं है। एनसीईआरटी जो 11-12 में जो दिया है वो पढ़ लेना है। तो इस तरह से आपका जो रेफरेंसेस बुक है, यदि आप बोलिएगा पॉलिटी का तो ये है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और उससे हो जाता है उनका। मेरा ही मानना है कि लक्ष्मीकांत पढ़िए हो जाएगा, लेकिन हम जब तैयारी कर रहे थे तो हमको इस सब किताब से थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आने लगा पढ़ने, तो पढ़ते पढ़ते सब किताब पढ़ लिए हम। तो आपको जो अच्छा लगता है पढ़ लीजिए ऐसे, लेकिन मेरा मानना है कि लक्ष्मीकांत जो है बेहतर है और ज़्यादा जो है लाभदायक होता है। अब चलिए हमको आपको बता दिए कि बुक लिस्ट क्या है मेरा। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो है ना, आप क्या कैसे पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर जो है कोटेशन, महात्मा गांधी जी या कोई कहीं का भी जो रहेगा एक कोटेशन डालना रहता है, हम डाल दिए हैं। फिर जो है 73 अमेंडमेंट के बारे में लेआउट टाइप का हम ले लिए हैं, जितना इसका जो है संवैधानिक प्रावधान है उन सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। फिर जो है आपका 74 अमेंडमेंट एक्ट जो है नगरीय वाला, उसका भी हम लिख दिया लेआउट टाइप का, फिर इसका भी अमेंडमेंट देख लेंगे। फिर आपका जो है ना पूरा जो है इसका विशेषता क्या है ये हम देखेंगे। फिर इसका आलोचना क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसको हम लोग जानेंगे आज। और जो है निष्कर्ष, कंक्लूजन, ये पूरा जो आंसर राइटिंग जो है 4-5 भाग में डिवाइड है। पहला हो गया आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा बोलिएगा तो कोटेशन, तीसरा बोलिएगा 74 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में लिखा गया है, चौथा बोलिएगा तो 74 अमेंडमेंट हो गया, पांचवा आपका हो गया इसका विशेषता, और आपका छठा जो हो गया इसका आलोचना, और सातवां बात कीजिएगा तो निष्कर्ष। यानी पूरा आंसर राइटिंग का फ्रेमिंग हम इस तरह डिजाइन किए हैं ताकि आप लोग जब जाइएगा वहाँ एग्जाम लिखने के लिए और इस तरह क्वेश्चन आ गया तो आपका 40 में एटलीस्ट 30-32 नंबर तो आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और जो पुराने हैं भाई आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत मज़ा आता है। थोड़ा चैनल को ना थोड़ा और अपने दोस्त यार तक बांटने का प्रयास कीजिए, तो अच्छा लगेगा, काम करने में मज़ा आएगा दोस्तों। तो चलिए आप सबका जोहार, जय झारखंड। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यक्रम में जीवन को अनुप्रेरित कर दिया है। आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ याद रखेगा कि आंसर राइटिंग 5 से 600 के बीच करना है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए, 500 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, और कभी भी 700 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 700 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए इंट्रोडक्शन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40, अब जानते होंगे डीपीएसपी का हिस्सा है अनुच्छेद 40। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई थी, लेकिन दशकों तक ये संस्थाएं राज्य की इच्छा पर निर्भर थी। अब देखिए यहाँ पे ना जो आपका आर्टिकल 40 जो है डीपीएसपी है, उसमें क्या कि ग्राम पंचायत का बात बोला गया था। या कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि महात्मा गांधी के विचारों को कहाँ देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 40 मिलता है, तो वहाँ पे लिख दिया गया। लेकिन ये जो आर्टिकल 40 है लागू नहीं हुआ था, ये राज्य लागू करेगा या नहीं करेगा राज्य पर डिपेंड करेगा। लेकिन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी, लेकिन दशकों तक ये संस्थाएं राज्य की इच्छा पर निर्भर थी। 73 में जो ग्रामीण लेवल पे था, 74वां जो नगरीय लेवल पे था। संविधान संशोधन अधिनियम 1992, देखिए कुछ नहीं है काम यहाँ लिख देगा, 73वां और 74वां, 73वां ग्रामीण में था और 74वां नगरीय था। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। क्या क्या उसको लीगल जो है आपका प्रोविजन मिल गया। इन संस्थाओं ने भारतीय लोकतंत्र को द्विस्तर से त्रिस्तर बना दिया। पहले क्या था कि द्विस्तर था, आपका ऊपर में था लोकसभा, नीचे था विधानसभा, लेकिन बाद में क्या होगा कि त्रिस्तर यानी कि पंचायती राज और नगर पालिका या नगरीय क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान खोजना और निर्णय प्रक्रिया में आम जनमानस विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। अब समझ आ गया पूरा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, अपना बात कुछ नहीं बोला गया। जो 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट में जो बात बोला गया था उन बात को एक सारभूत तरीका से यहाँ पे लिखने का प्रयास किया गया है। आर्टिकल 40, 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 1992 में आया। पहले क्या था कि 2 स्तरीय था, अभी क्या है 3 स्तरीय है। इसका उद्देश्य क्या है तो स्थानीय समस्याओं को स्थानीय समाधान खोजना और निर्णय प्रक्रिया में आम जनमानस यानी आम लोगों को विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। अब ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, एकदम अच्छा से लिख दिया गया है। कोई यहाँ पे अब दिमाग नहीं लगाना, 3-4 किताब का जो भी हमको फैक्ट मिला यहाँ पे डालने का प्रयास नहीं है पूरा। अब ये हो गया आपका भूमिका। अब देखिए महात्मा गांधी जी थोड़ा सा मिट गए हैं, थोड़ा आप लोग लिख दीजिएगा अच्छा से। हम यहाँ पे कलर कर रहे थे तो थोड़ा सा ये हो गया था।
महात्मा गांधी जिन्हें सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे, महात्मा गांधी का भी विचार है, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। इसका संचालन नीचे के प्रत्येक गांव के निवासियों द्वारा किया जाना चाहिए। क्या बोला गया है महात्मा गांधी जी द्वारा कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे 20 लोगों के द्वारा या 20 व्यक्तियों के द्वारा नहीं चलाया जा सकता है। इसका संचालन नीचे के प्रत्येक गांव के निवासियों द्वारा किया जाना चाहिए। वही जो आम जनमानस विशेषकर महिला और कमजोर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना था। अब उसी से रिलेटेड हो गया आपका इंट्रोडक्शन, बढ़िया बन गया। यहाँ आपका हो गया कि महात्मा गांधी जी का विचार क्या था। अब जब भी आपका कोई आंसर चेक करेगा ना तो आपका ना एक अलग लेवल में चला जाएगा आंसर राइटिंग। तो इस तरह करके आपको काम करना है। अब देखिए दूसरा जो यहाँ पे बात है ना, देखिए यहाँ पे कि 73वां संविधान संशोधन जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, यहाँ सीधा सीधी बात लिख दिया गया है कि क्या बोला गया है, हम लोग करेंगे इसको। तो 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। 73वां संविधान संशोधन ने ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, लीगल राइट दे दिया और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की। इसके तहत स्वायत्तता थोड़ा सा छूट गया है, स्वायत्तता प्रदान की। इसके तहत प्रत्येक राज्यों में पंचायतों का गठन अनिवार्य किया गया। अब क्या बोला गया, 73वां जो है 73वां जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई। इसके तहत प्रत्येक राज्यों में ग्राम पंचायत का गठन अनिवार्य किया गया है। अब ये आपको हमेशा लिखना है, किताबी भाषा नहीं लिखना है, आपको अपना भाषा यूज करना है हमेशा। अब कर दिया गया। और पंचायतों को, अब देखिए डायग्राम बना दिए, इसको कहानी की तरह लिखा जा सकता था लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। यहाँ पे क्या कर दिया गया, डायग्राम बना दिया गया। और पंचायतों को 3 स्तरीय, एक ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और जिला परिषद। आपको यहाँ पे कुछ बोलने का जरूरत नहीं, आपको दिख रहा है, आप जो लिखे हैं वो आप आंसर राइटिंग आपका दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद बनाई गई। यानी और पंचायतों को 3 स्तरीय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद बनाई गई। इसके अलावा पंचायतों को विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़कें, जल आपूर्ति जैसे 29 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार मिला। अब क्या हो गया इसमें कि आप जितना विकास योजना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़कें, जल आपूर्ति जैसे 29 विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसको मिला है, तो ग्राम आपका जो है 73वां अमेंडमेंट में दे दिया गया है। अब देखिए इसको ना, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था। जब तक आप ये सब नहीं लिखिएगा ना, आप हमेशा पॉलिटी में मान के चलिए आपको आर्टिकल या फिर जो भी लीगल प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब को आपको लिखना है। देखिए संवैधानिक प्रावधान, अब ये जो है आपका ग्राम पंचायत या ये जो स्थानीय स्वशासन है, ये कहाँ कहाँ उल्लेख मिलता है, तो संवैधानिक प्रावधान क्या हो जाएगा, भाग 9 पंचायती राज जानते होंगे, अनुसूची 11 आप जानते हैं, अनुच्छेद लिख देना है, अनुच्छेद 243 से लेके 243 का ओ तक और विषय 29। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यदि कोई आपको पढ़ भी नहीं रहा है, आपका जो लिखे हैं जितना सा चीज़ आप लिखिएगा आंसर राइटिंग में, यदि आप नहीं कोई पढ़ रहा है, आपका जो कॉपी जो चेक कर रहा है एग्जामिनर जो है आपका जो है वो नहीं पढ़ेगा, ये देखेगा ना भाई, यहाँ लिखा है ये 3 भाग में डिवाइडेड है, ये पढ़ेगा 100% पढ़ेगा। और इतना पढ़ लिया तो सोच लीजिए कि आपका काम जो है पूरा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया संवैधानिक प्रावधान में भाग 9 अनुसूची 11 आर्टिकल 243 से लेकर 243 का ओ तक और विषय 29 इसमें शामिल किया गया। अब देख रहे हैं पूरा आंसर राइटिंग को क्या क्या इंट्रोडक्शन में जो जो फैक्ट था वो डाल दिया गया। इसमें महात्मा गांधी जी कोटेशन डाल दिया गया है। आपका 73 अमेंडमेंट एक्ट में जो हुआ है बात, उन सब चीज़ों को यहाँ पे डील कर दिया गया है। जो संवैधानिक प्रावधान था उसको लिख दिया गया है। यहाँ पे अपना कहानी नहीं देना है, जो किताब बोला, जो क्वेश्चन बोला उसके अनुसार करना है। आंसर राइटिंग अलग गेम है और आपका जो है आप जो नोट्स बनाते हैं वो भी अलग गेम है। हम जब नोट्स बनाना कैसे है ना, वो भी आपको सिखाएंगे कुछ दिन के बाद, टेंशन ना लीजिए आप लोग कंटिन्यू बेसिस पे खाली वीडियोस को देखते रहिए। चलिए 74वां संविधान संशोधन नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। अब देखिए 73 जिस तरह लिखे हैं, यहाँ पे आधा पेज देख रहे होंगे, इतना पेज में लिख दिया गया है, कम ही वर्ड में 70-75 वर्ड में लिख दिया गया है। अब सेम चीज़ ना हमको इसके बारे में लिखना है 74 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की बात करती है। भारत में नगरीय शासन व्यवस्था प्राचीन काल से प्रचलन में रही है। इसे कानूनी रूप सर्वप्रथम 1687 में दिया गया। क्या हो गया कि भारत में नगरीय व्यवस्था कोई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है 74 अमेंडमेंट में, इससे पहले भी था। इसे कानूनी रूप सबसे पहले 1687 में दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार ने मद्रास शहर के लिए नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की। यानी अभी का बात नहीं, वो पहले यानी 1687 में 1687 में ही मद्रास शहर के लिए नगर निगम का स्थापना हो चुका था। 74 यानी 74वें संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं और नगर निगमों को स्वायत्तता प्रदान की और उन्हें नागरिकों के विकास के लिए
जिम्मेदार ठहराया। किसके लिए? नागरिकों के विकास के लिए। इसमें नगर विकास, जल आपूर्ति, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी जो भी नगर से जुड़ा हुआ काम है उसमें टोटल 18 विषय को शामिल किया गया। पंचायती राज में 29 था, इसमें कितना है? 18 है। अब देखिए इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो भाग 9 में उल्लेख है, अनुसूची 12 में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 243 का पी से लेके 243 का जेड जी तक, और विषय कितना है? 18। अब जानते हैं ये सब फैक्ट ना हम जो यहाँ पे लिखे हैं ये 100% प्रीलिम्स में पूछता है। अब कोई एग्जाम देख लीजिए जेपीएससी वगैरह उठा के आपको क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा प्रीलिम्स के लिए। अब हम लोग क्या किए, वही प्रीलिम्स का जो मेन फैक्ट था, जो क्वेश्चन का डिमांड था, उसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे डाल दिए कि भाग 9 में क्या हो जाएगा आपका। देखिए भाग 9 में यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, तो आपका पंचायत वाला लिखे थे यानी 73 अमेंडमेंट। भाग 9 का ए में क्या हो जाएगा? 74 अमेंडमेंट। अनुसूची कितना है उसमें? पंचायत वाला में 11 था, इसमें कितना है? 12। आपका अनुच्छेद जो है उसमें कितना था ग्राम पंचायत वाला में, तो हो जाएगा 243 से लेकर 243 ओ तक, और इसमें कितना हो जाएगा? 243 का पी से लेकर 243 का जेड जी तक। इसमें कितना विषय है? 18, उसमें कितना था? 29। पूरा रिलेट हो गया, काम आपका यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक? एक हम लोग देख लिए इंट्रोडक्शन, एक देख लिए हम लोग कोटेशन, एक देख लिया आपका 73 अमेंडमेंट के बारे में जो लिखा था स्थानीय शासन के बारे में, फिर हम लोग क्या पढ़ लिए पे 74 अमेंडमेंट, पूरा काम हो गया। अब सीधा जो क्वेश्चन का डिमांड है कि इसका क्या हमारे जीवन में योगदान है या क्या इसका विशेषता है, कहानी यही है और कुछ यहाँ पे नहीं है, इसका क्या योगदान है या क्या विशेषता है। देखिए 73 और 74 संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है, तो आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसको समावेशी प्रतिनिधित्व हो जाएगा, नियोजन की शक्ति है, वित्तीय संरचना है, नेतृत्व का लोकतंत्रीकरण है, सामाजिक परिवर्तन है और बॉटम अप योजना है। ये बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, अब इससे कम भी लिख सकते हैं, 5-6 पॉइंट भी लिखते हैं। आपका वो आंसर राइटिंग पे आप कितना स्पीड लिख पाते हैं उस तरह करना है, लेकिन आपका 7-8 पॉइंट लिखना है या फिर आप मिनिमम 5 पॉइंट लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? संवैधानिक दर्जा, समावेशी प्रतिनिधित्व, नियोजन की शक्ति, वित्तीय संरचना, नेतृत्व का लोकतंत्रीकरण, सामाजिक परिवर्तन और बॉटम अप योजना। ये हो गया आपका इसका प्रमुख विशेषताएं। अब इसको हम लोग डील करेंगे कम 15, 20, 25 वर्ड में इसको हम लोग डील कर देंगे। संवैधानिक दर्जा, अब चुनाव कराना राज्य सरकार की मर्जी नहीं है बल्कि संवैधानिक अनिवार्यता है, हर 5 साल में चुनाव होना अनिवार्य है। आर्टिकल 40 क्या था कि राज्य सरकार अपना मन से लागू करेगा या नहीं करेगा, लेकिन 73 या 74 अमेंडमेंट आने के बाद क्या हो गया कि आपको कराना ही कराना है, यानी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। अब चुनाव कराना राज्य सरकार की मर्जी नहीं है बल्कि संवैधानिक अनिवार्यता है, हर 5 वर्ष में चुनाव होना अनिवार्य है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा है समावेशी प्रतिनिधित्व, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3, देखिए सब फैक्ट है, 1/3 यानी 33% आरक्षण ने जमीनी स्तर पर नेतृत्व का स्वरूप बदल दिया। पहले क्या था कि पहले उच्च वर्ग के लोग या जो शक्तिशाली लोग हैं या जो पैसा वाले लोग हैं उसी के लिए जो था 73, 74 से पहले अमेंडमेंट से पहले क्या था उसी के लिए सब कुछ बना हुआ था। लेकिन जैसे ही एक्ट आता है क्या होता है, SC ST और महिला जो 1/3 आरक्षण मिल गया, इससे क्या होगा जमीनी स्तर पर क्या हो गया कि नेतृत्व का स्वरूप बदल गया। आप देखते होंगे कि आपका हमारे गांव में मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, जहाँ पे SC का परसेंट वहाँ पे SC बनता है, जहाँ ST का है वहाँ ST बनता है, फिर महिला लोग के लिए आरक्षण रहता है। इससे क्या है सब वर्गों को कुछ ना कुछ फायदा होता ही होता है दोस्तों। अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है नियोजन की शक्ति। क्या है? नियोजन की शक्ति। थर्ड नंबर पॉइंट है नियोजन की शक्ति है आपका थर्ड नंबर पॉइंट। देखिए 1 मिनट, नियोजन की शक्ति 11वीं अनुसूची यानी ग्रामीण के 29 विषय और 12वीं अनुसूची यानी शहरी के 18 विषय के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य स्वच्छता जैसे कार्य सौंपे गए हैं। क्या हो गया नियोजन शक्ति में? क्या हो जाएगा कि 11वीं और 12वीं में जो आपका ग्रामीण लेवल में 29 विषय और शहरी लेवल में 18 विषय के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, उन्हें नियोजन करना है इन लोग को। अगला क्या है? वित्तीय संरचना। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है ताकि इन संस्थाओं को राजस्व का उचित हिस्सा मिल सके। वित्त संरचना में क्या गया? राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया ताकि इन संस्थाओं को राजस्व का उचित हिस्सा मिल सके। नेतृत्व का लोकतंत्रीकरण, नेतृत्व का लोकतंत्रीकरण। आज भारत में लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, 32 लाख निर्वाचित यानी MLA, MP, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, नगर प्रतिनिधि सब मिला के 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग है। तो नेतृत्व क्या हो गया? लोकतंत्रीकरण हो गया। सामाजिक परिवर्तन, लाखों दलित, आदिवासी और महिलाएं आज नीति निर्धारण का हिस्सा। किसका हिस्सा है? नीति निर्धारण का हिस्सा। कौन? आपका महिलाएं, दलित, आदिवासी।
बॉटम अप योजना। बॉटम अप योजना क्या है? मनरेगा, जिसका नया नाम क्या हो गया? बीबीजी रामजी योजना। इसको आप लिख दीजिएगा तो लगेगा नहीं, ये जो कैंडिडेट है पूरी ना करेंट को अपने दिमाग में बैठा के रखा है। तो मनरेगा नया नाम क्या हो गया? बीबीजी रामजी योजना। जैसी योजनाओं की सफलता काफ़ी हद तक इन अस्थायी निकायों की सक्रियता पर निर्भर रही है, यानी बॉटम अप योजना पे लागू हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये ना हो गया आपका पूरा काम क्या हो गया कि इसका विशेषता हो गया। 74 अमेंडमेंट हम लोग पढ़ लिए, अच्छा से डील कर लिए इसका। फिर 73 पढ़ लिए हम लोग, फिर इसका जो है भूमिका पढ़ लिया और महात्मा गांधी का विचार यहाँ पे कर लिया। अब सीधा हम लोग आएंगे ना इसका आलोचना में। किसमें आएंगे? इसका क्या नेगेटिव पॉइंट है या क्या आलोचना है। देखिए क्या आलोचना है इसका। तो वित्त निर्भरता आपको दिख रहा होगा, कार्यों का अस्पष्ट हस्तांतरण, प्रधानपति और प्रशासनिक हस्तक्षेप, शहरी निकायों की जटिलता और ग्राम सभा का निष्क्रियता। ये आपका 5 पॉइंट है। वित्त निर्भरता, कार्यों का अस्पष्ट हस्तांतरण, प्रधानमंत्री और प्रशासनिक हस्तक्षेप, शहरी निकायों की जटिलता और ग्राम सभा की निष्क्रियता। ये आपका 5 पॉइंट है। हम लोग पांचों को डील करेंगे। देखिए वित्त निर्भरता, स्थानीय निकायों के पास अपने राजस्व जुटाने का स्रोत अत्यंत सीमित है। देखिए जिस तरह एमएलए एमपी के पास क्या है, राजस्व का बहुत ज़्यादा हिस्सा मिलता है, उसके अपोजिट यहाँ क्या है, मुखिया सरपंच के पास स्थानीय निकायों के पास अपने राजस्व जुटाने का स्रोत अत्यंत सीमित है। वे आज भी राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाली अनुदानों पर निर्भर है। जो अनुदान मिल रहा है उसी पे डिपेंड है। कई राज्य सरकारें ने लगाने की शक्तियाँ इन निकायों को हस्तांतरित नहीं की। कई राज्य सरकार जो है न कर लगाने की शक्तियाँ इन निकायों को हस्तांतरित नहीं की। मतलब ये जो आपका है 73 या 74 अमेंडमेंट के द्वारा जो ग्रामीण और नगरीय शासन में है उनको कर नहीं लगाने की शक्ति, उन लोग टैक्स नहीं लगा सकता है, जिससे ये केवल एक एजेंसी बनकर रह गई है। मतलब क्या है कि जो देगा हमको सेंट्रल या राज्य उसी पे हमको चलाना है, मेरा खुद का अधिकार नहीं है, मेरे पास कुछ ज़्यादा बजट नहीं है। तो क्या हो गया, ये एक तरह से एजेंसी बन गया दोस्तों। कार्यों का अस्पष्ट हस्तांतरण, कार्यों का अस्पष्ट हस्तांतरण। यद्यपि संविधान ने विषयों की सूची दी है, जैसे आपका 29 और 18 विषय दिया है, नगर निकाय को 18 और ग्रामीण क्षेत्र में आपका जो है 29 विषय, लेकिन कई राज्यों ने वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां पंचायतों या नगर पालिकाओं को नहीं दी है। मतलब बहुत सारे राज्य क्या है कि वो रियल में जो शक्ति है वो पंचायत और नगर पालिका को नहीं दी है। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रण आज भी इन निर्वाचित प्रतिनिधियों पर बना हुआ है। ब्यूरोक्रेसी का जो नियंत्रण है आज भी इन निर्वाचित प्रतिनिधियों पर क्या है, बना हुआ है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला, प्रधानपति और प्रशासनिक हस्तक्षेप। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा इसको लिखिएगा जरूर, प्रधानपति और प्रशासनिक हस्तक्षेप। महिला आरक्षण का लाभ तो मिला 33%, जो उन्होंने बात की थी थोड़ा देर पहले, 1/3 यहाँ पर बात की थी ना कि 1/3 जो महिलाओं को मिला है छूट यहाँ पे, तो 1/3 जो छूट तो मिल गया, लेकिन रियल में मिला है क्या? प्रधानपति और प्रशासनिक हस्तक्षेप, महिला आरक्षण का लाभ तो मिला, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पति प्रधान, देखते हैं मुखिया जो है वाइफ रहेगी तो मुखिया का हस्बैंड सब काम करता है कि नहीं करता है, आप लोग सब जानते ही होंगे, रियल में वही होता है। तो पति प्रधान जैसी कुप्रथा देखने को मिलती है। देखते हैं पंचायत एक वेब सीरीज आया था तो उसमें आप देखते हैं ना कौन रहता है, उसकी वाइफ, लेकिन रियल में काम कौन करता है, तो आप देखे होंगे। तो महिला आरक्षण का लाभ तो मिला, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पति प्रधान जैसी कुप्रथा देखने को मिलती है, जहां महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उसका पति या पुरुष रिश्तेदार निर्णय लेते हैं। साथ ही जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों का हस्तक्षेप निर्वाचित प्रतिनिधि की स्वायत्ता को कम करता है। एक तो उसका हस्बैंड या जो भी उसका पुरुष पार्टनर है वो ज़्यादा उस पर थोपेगा, अपना अधिकार जमाएगा। दूसरा क्या है, कुछ जो जिला कलेक्टर है या और भी अधिकारी लोग, बीडीओ सीओ लोग, वो सब भी क्या करता है कि बीडीओ जो आपका जो है जो ग्राम लेवल में जो अधिकारी होते हैं, खास करके मुखिया सरपंच या वार्ड मेंबर को अपने से ऊपर उठने नहीं देते हैं। तो ये सब भी लॉसेस है। अगला जो है शहरी निकायों में जटिलता, शहरी निकायों की जटिलता। 74 संविधान संशोधन के बावजूद बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन, बड़े शहर में क्या हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन या विकास प्राधिकरण जैसे निकाय नगर पालिकाओं के समानांतर काम करते हैं। देखिए नगर पालिका के समानांतर कौन काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी मिशन, विकास प्राधिकरण काम करते हैं, जिससे शक्ति का टकराव होता है और जवाबदेही धुंधली हो जाती है। ये था आपका शहरी निकायों की जटिलता। अगला क्या है, ग्राम सभा का निष्क्रियता, ग्राम सभा का निष्क्रियता। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे सशक्त माध्यम माना गया, किसको, ग्राम सभा को, लेकिन जागरूकता की कमी और सामाजिक आर्थिक असमानता के कारण इनकी बैठकें अक्सर औपचारिक बनकर रह जाती है। क्या है, ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है,
लेकिन जागरूकता की कमी और सामाजिक आर्थिक असमानता के कारण इनकी बैठकें अक्सर औपचारिक बनकर रह जाती है। अब देखिए यहाँ पे पूरा बैलेंस करके आंसर को कंप्लीट कर दिया गया है। इसका हम लोग प्रॉफिट देख लिए, इसका जो है क्या क्या आलोचना है वो हम देख लिए। अब ना सीधा हम लोग आएंगे आंसर का लास्ट पड़ाव में, निष्कर्ष में। क्या है निष्कर्ष? 73 और 74 संविधान संशोधन ने भारतीय लोकतंत्र की नींव को गहरा और मजबूत किया। क्या किया है? गहरा और मजबूत किया है, मैंने उसको सपोर्ट किया है। इन्होंने स्थानीय निकायों को महत्वपूर्ण बना दिया है, लेकिन पूर्णतः प्रभावी बनाने का सफर अभी अधूरा है। देखिए हमेशा जो है ना निष्कर्ष जो लिखिएगा इसमें आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और अपना राय दोनों यहाँ पे जो है ना ध्यान रखना है। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है कि आप जो यहाँ पे लिखे हैं, जो आंसर राइटिंग किया है, उसके साथ साथ आपका यहाँ नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या इस आंसर राइटिंग में देना चाहते हैं। आपको कहीं दिखाना नहीं है, दिखाना है निष्कर्ष में कि आपका क्या विचार है। जब आप बनिएगा वीडियो CODC बनिएगा तो आपका विचार चलेगा ना वहाँ पे। आप कोई वीडियो जाइएगा, आप ब्लॉग में रहिएगा तो थोड़ी वहाँ पे याद कीजिएगा किसी और अधिकारी को, आपको खुद काम करना पड़ेगा। तो वही देखता है, जो कॉपी जो चेक करता है ना, वो चेक करता है कि आप अधिकारी बनने लायक हैं या नहीं है, और वो दिखता कहाँ पे? निष्कर्ष में। क्योंकि ये सब काम करेगा, आपका इंट्रोडक्शन बढ़िया से लिखेगा, मेन बॉडी बढ़िया से तैयार करेगा, सब कुछ तैयार करेगा। लेकिन ये जो है ना, ये आपका जो कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष जो है, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ रख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे वो आपका जो है आपसे खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको यहाँ पे देना है। देखिए 73 और 74 संविधान संशोधन ने भारतीय लोकतंत्र की नींव को गहरा और मजबूत किया है। इन्होंने स्थानीय निकायों को और महत्वपूर्ण बना दिया है, लेकिन पूर्णतः प्रभावी बनाने का सफर अभी अधूरा है। इन संस्थाओं को वास्तव में सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकारों को राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। जब तक इन निकायों को वित्तीय स्वायत्तता और प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती, तब तक ग्राम स्वराज का गांधीवादी सपना पूरी तरह साकार नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, इनका पॉजिटिव लिख दिया गया, नेगेटिव भी लिख दिया गया, और आपका क्या विचार है? जब तक इन निकायों को फाइनेंस जो है स्वायत्तता और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्रीडम नहीं दिया जाएगा, तब तक ग्राम स्वराज का गांधीवादी सपना पूरी तरह साकार नहीं हो पाएगा। अब आप देखिएगा कि आपका आंसर राइटिंग का फ्रेमिंग बहुत बढ़िया तरीका से पूरा हो गया दोस्तों। तो ये आज का जो टॉपिक था, हम लोग जो है कंटिन्यू बेसिस पे जो है आंसर राइटिंग का सेशन चला रहे हैं। तो जो नए बच्चे हैं भाई, आप लोग से अपील है कि आप लोग मेंस का ही तैयारी स्टार्ट करें। प्रीलिम्स लास्ट में 2 महीना कीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये आपका देखिए कहानी था। तो हम लोग आज ये क्वेश्चन देख चुके हैं 73 वाला, और अगला जो क्वेश्चन होगा ना, यहाँ देखिए टिप्पणी लिखना है। इसको हम लोग करेंगे जनहित मुकदमे की अवधारणा, ये आपका ये वाला, और ये संविधान में संविधान का अधिकार की गारंटी। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग जो है अगला सेशन में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए आंसर राइटिंग के साथ। तब तक सबको जोहार, जय झारखंड।